नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। खबर दमदार की शुरुआत करेंगे 6 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे से जुड़ी हुई है, जहां पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। वहीं आज पीएम मोदी ने सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की है। तीसरी खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां सीएम योगी ने ब्रजभूमि को लेकर बड़ा बयान दिया है। चौथी खबर कन्नौज से, जहां समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। और पांचवी खबर लोकसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी है, जहां सूरत सीट के लिए चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों और गांवों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। कई जगह किसानों के गेहूं की पकी फसल में आग लग गई, तो कहीं कबाड़ में खड़ी एंबुलेंस में आग लग गई। बढ़ती गर्मी से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सहारनपुर से खबर है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। सहारनपुर के कलसिया फतेहपुर मार्ग के गांव मांडूवाला में यह भीषण हादसा हुआ है। तो 4 लोगों की मौत हुई है, 2 की हालत गंभीर है। कलसिया फतेहपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। सहारनपुर से बड़ी खबर, बड़ा सड़क हादसा सहारनपुर में हुआ है। पीएम मोदी ने आज तालानगरी अलीगढ़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ 10 साल में किए गए कामों को गिराया, तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि पहले की सरकारों में मुसलमानों का सामाजिक और राजनीतिक उत्थान नहीं हुआ, सिर्फ उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था, तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं, तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है।
अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीएम योगी जैसा साथी होना गर्व की अनुभूति कराता है। इस दौरान कहा कि एक समय था जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं। योगी जी की सरकार में अपराधियों में हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़ें। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास हुआ उतना अकेले सीएम योगी के कालखंड में हुआ है। लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं। मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। पहले अलीगढ़ में भी आए दिन कर्फ्यू लगता था। अगल बगल के लोगों को अलीगढ़ आना है तो फोन करके पूछते थे, भाई शांति है ना, मैं आऊं तो चलेगा ना। शादी की तारीख तय करनी हो तो पूछते थे, यार कहीं दंगा हो जाए, ऐसे इलाके में शादी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। ये हाल था कि नहीं था? ये गया कि नहीं गया? ये योगी जी ने करके दिया है आपको। जहां सीएम योगी ने अलीगढ़ में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया, तो वहीं उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के लिए जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि आज देश में तेजी से विकास हो रहा है, तो वहीं विदेश में हर भारतीय का सम्मान बढ़ा है। आज फतेहपुर सीकरी से सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, अब ब्रजभूमि का भी नंबर आने वाला है। बहनों और भाइयों, ब्रजभूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जिन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने आपको विकास से वंचित रखा, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपकी सुरक्षा को सेंध लगाने का प्रयास किया, अब अवसर आ गया है चुनाव के माध्यम से उनकी किस्मत पर अलीगढ़ का ताला लगा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की सत्ता सौंपे। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा और बड़ी ताकत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ देश भर का जो स्वर जुड़ रहा है, उस स्वर के साथ हम भी उस स्वर के साथ अपना स्वर मिलाएंगे। वह स्वर है फिर एक बार कन्नौज सीट को लेकर एसपी में जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। अब यह साफ हो गया है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप मुलायम के सबसे बड़े भाई के पोते और अखिलेश के भतीजे हैं। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं।
तेज प्रताप यादव कन्नौज से प्रत्याशी बनाए जाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कन्नौज में बीजेपी जीत रही है। इसके बाद कन्नौज से चुनाव मैदान छोड़कर अखिलेश यादव भाग गए कि यूपी में सभी सीटें भाजपा जीत रही है, विपक्ष शून्य पर खड़ा है। मैंने अब कन्नौज में जाकर के कहा कि कन्नौज सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसलिए वो भाग करके गए और उन्हें अपने भाई के खिलाफ खुद नहीं लड़े। देखिए 4 लोग लड़ रहे, 5वां यादव भी एक ही परिवार से है। यादव बिरादरी को भी मैं कहना चाहता हूँ, आज मोदी जी ने केवल एक ही परिवार के लोग लड़ रहे थे। इसमें 8 की 8 सीटें, 8 की 8 सीटें। विपक्ष जो है एक संयुक्त रैली भी नहीं कर पाया, प्रथम फेज में गए ही नहीं, तो चुनाव की क्या बात करें। एक मीटिंग नहीं करने गए, एक मीटिंग नहीं करने गए। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद सुब्रत पाठक ने भी तेज प्रताप यादव को कन्नौज से एसपी प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवार के लोगों को टिकट मिलता है, वहां परिवार के अलावा और कुछ भी नहीं है। जाकर घोषित कर दिया तो सवाल ये नहीं है किसको घोषित किया, सवाल यह है कि क्या परिवार के सिवाय कोई दूसरा नहीं है क्या कन्नौज में क्या परिवार से आएगा। उन्हें खुद ही लड़ो, आप लड़ो, खुद लड़ो, पत्नी लड़े, भाई लड़े, चाचा लड़े, भतीजा लड़े, नाती लड़े, पोता लड़े, तो कुल मिलाकर सब क्या कोई परिवार के बाहर कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो यादव सीटें जहाँ पर यादव लड़ सकता है, वहाँ के ऊपर परिवार के सिवाय कोई दूसरा यादव लड़ने योग्य ही नहीं है क्या कन्नौज में कोई नहीं था ऐसा जो लड़ सकता था। कुल मिलाकर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। और अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता को कामदार और नामदार में फर्क पता है। नामदार अमेठी से चुनाव हारने के बाद यहां से चले गए, जबकि यहां से जीतने के बाद मैंने अमेठी में अपना घर बनाया है। 5 साल अगर किसी कामदार को मौका दो, 15 साल एक लापता नामदार को मौका दो, तो फर्क क्या है। जैसे भी गुरु भैया ने कहा, यहाँ कितने लोगों को मुफ्त राशन मिला, कोरोना के समय से अब तक मिल रहा है ना मुफ्त राशन। अब 15 साल राहुल जी रहे क्षेत्र में, कई विपदाएं आई गई, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, भीषण बरसात, लोग गड्ढे में से गाड़ी निकालते थे। और आज शेर बहादुर जी कह रहे हो डाक बंगला छोड़ के आते ही नहीं, डाक बंगला भी छोड़ दिया हारने के बाद। हम तो कहे हम हारने के बाद भी ठहर गए थे, जीतने के बाद हम घर बनाए। वो तो जीतने के बाद लापता थे, हारने के बाद तो छोड़ के चले गए। 24 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। तो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा अमित शाह के द्वारा की जाएगी। वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव है। 24 अप्रैल को अमित शाह का वाराणसी का दौरा है। वहीं केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन को लेकर बीजेपी के वाराणसी लोकसभा प्रभारी सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि पीएम मोदी वाराणसी में 10 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। सतीश जी, इस लोकसभा पर सबकी निगाहें हैं, सबसे बड़ी जीत का भाजपा दावा कर रही है वाराणसी से, और आप केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन की तारीख भी आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब रिकॉर्ड बनाते हुए तीसरी बार और एनडीए के 400 पार का टारगेट लेकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उस समय हम सबको भी यहाँ उनके चुनाव में काम करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इस बार बीजेपी 370 पार होगी, एनडीए 400 पार होगा, और मोदी जी के लिए वाराणसी के कार्यकर्ताओं ने ये लक्ष्य रखा कि इस बार उनको 10 लाख से पार करना है। देश में सबसे बड़े अंतर से, सबसे अधिक अंतर से उनको चुनाव जिताना है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। हम सब लोग उसी तैयारी में लगे हैं। निश्चित रूप से जो लक्ष्य पूरे देश ने तय किया है, बनारस ने तय किया है, वो सारे लक्ष्य पूरे होंगे। जिस दरवाजे पर जाइए सब मोदी मोदी।
सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। जनता बीजेपी के साथ है और केंद्र में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 370 कमल के फूल देश में खिले और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीते। इस लक्ष्य के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं। सीतापुर लोकसभा 2014 में जीते, 2017 का विधानसभा सीतापुर में जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी जीते और 2024 का चुनाव इस बार रिकॉर्ड वोटों से हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद श्री राजेश वर्मा जी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। राम नाईक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और राजनीति में उन्होंने अहम योगदान दिया है। तो राम नाईक को पद्म भूषण सम्मान आज दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल है राम नाईक, उनको यहां पर यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति भवन में नसीम बानो को पद्म भूषण दिया गया। नसीम बानो चिकनकारी कलाकार नसीम बानो हाथ की जटिल कढ़ाई में अपनी विशेषता के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। वहीं मिर्जापुर के रहने वाले खलील अहमद को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। खलील अहमद ने मिर्जापुर के दक्षदरी कारपेट बुनकर हजारों शिल्पकारों को बुनाई का प्रशिक्षण दिया है।